नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी वेरिएशंस में। तो फोर्थ हेडिंग पड़ेगा when a transparent sheet is kept in front of any of the slits. When a transparent sheet is kept in front of any of the slits, मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा ग्लास स्लैब, बहुत थिन शीट S1 या S2 के आगे लगाने वाले हैं और देखना है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा YDAC पे। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम एक दूसरा पॉइंट समझते हैं पहले, और एक और हेडिंग इसी के अंदर पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ, या इसी में हम बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल पाथ। समझना इसको ध्यान से। सपोज करते हैं हम लोग, हमारे पास एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, और उस बीम में मैंने कोई भी दो रे कंसीडर किए हैं, ठीक है, रे 1 एंड रे 2। देखो ध्यान से। अच्छा, दोनों जो है सपोज कर लो कि वैक्यूम में ट्रैवल कर रही हैं, तो अगर दोनों वैक्यूम में ट्रैवल कर रही हैं तो क्या इनका जो वेव फ्रंट होगा, ध्यान से देखो, ये इनके वेव फ्रंट्स बनेंगे और ये वेव फ्रंट्स भी इन वेव के ट्रैवल के डायरेक्शन में जा रहे होंगे आगे। तो अगर हमसे कहा जाए कि पॉइंट ए और पॉइंट बी में क्या फेज डिफरेंस है, तो क्या आंसर करोगे? व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? बोलो। अगर ये दोनों पॉइंट एक ही वेव फ्रंट के ऊपर है तो इसका मतलब है कि दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों पॉइंट सेम फेज में है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि रे 1 तो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, लेकिन रे 2 के पाथ में हमने एक टी थिकनेस का डेंसर मीडियम लगा दिया है। समझना ध्यान से, रे 1 वैक्यूम में जा रही है और रे 2 जो है वो इस डेंसर मीडियम से होके जा रही है। ठीक है, अब जरा ध्यान से बताओ कि जब ये ए और बी इसके अंदर एंटर होंगे तो मैं कहूंगा कि एंटर तो एक साथ होंगे, होंगे या नहीं होंगे? पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों पॉइंट एक साथ एंटर होंगे, लेकिन जब ये बी यहां बाहर निकलेगा, लेट से बी बाहर निकला बी डैश, तो बताओगे मुझे कि ये ए कहां पे होगा? थोड़ा सा आगे होगा सर। आगे होगा, थोड़ा सा आगे होगा। थोड़ा सा आगे होगा, करेक्ट। ठीक है, तो अब ये बताओ कि ये जो पॉइंट है सी डैश, अब क्या ये सी डैश और बी डैश सेम फेज में है? सी डैश और बी डैश क्या ये सेम फेज में है? सेम फेज में नहीं है ना, क्यों भाई? ए डैश और बी डैश सेम फेज में थे, लेकिन जितनी देर में बी यहां से बी डैश पहुंचेगा, ए जो है वो ज्यादा ट्रेवल कर जाएगा, क्योंकि ए ट्रेवल कर रहा है वैक्यूम में। कितना ज्यादा ट्रेवल कर जाएगा, अगर हमें ये भी निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं। भाई ए की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट सी है, और बी की जो स्पीड रही है इस मीडियम के अंदर, तो बी की स्पीड रही है सी बाई म्यू। क्यों भाई? तो अगर हम लोग निकालें टाइम टेकन बाई रे 2 in traveling distance t in refractive index mu, तो वो टाइम कितना आएगा निकल के, डेल्टा टी। तो वो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हो जाएगी सी बाई म्यू, तो ये टाइम आ जाएगा म्यू टी अपॉन सी। और दूसरा फिर हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड
distance traveled by ray 1 during the same time interval, मतलब इतने टाइम में ए ने, रे 1 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्यों भाई, कितना होगा? तो वो डिस्टेंस होगा c इंटू डेल्टा टी, तो ये डिस्टेंस आएगा म्यू इंटू टी, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ए से ए डैश तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस म्यू टी है। और बी से बी डैश का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस टी है। तो ये जो पॉइंट है सी डैश और बी डैश, अगर ये दोनों पॉइंट कहीं पहुंच रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो ये दोनों सेम फेज में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक रे डेंसर मीडियम में ट्रैवल करके आ रही है और ये रेयर मीडियम में ट्रैवल करके आ रही है। तो ये जो बी वाला पॉइंट है, इसने डिस्टेंस तो टी ट्रैवल की है, तो इस टी को बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल पाथ। लेकिन अगर यही रे वैक्यूम में ट्रैवल करती तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती? वैक्यूम में ट्रैवल करती म्यू टी। तो सेम टाइम में वैक्यूम में जो पाथ चला गया है, उस पाथ को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल पाथ का मतलब है कि जो हमको दिख रहा है वो ज्योमेट्रिकल पाथ है। ज्योमेट्रिकल पाथ सी डैश का भी टी है, ज्योमेट्रिकल पाथ बी डैश का भी टी है, लेकिन ऑप्टिकल पाथ बी डैश का म्यू टी है और सी डैश का ऑप्टिकल पाथ टी है। तो जब हम लोग पाथ डिफरेंस लिखते हैं, तो अभी तक इस चैप्टर में मैंने बात नहीं की कि ऑप्टिकल पाथ है या ज्योमेट्रिकल पाथ है, क्योंकि सभी जगह ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल सेम था। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें एक रे वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है और एक रे डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो उस डेंसर वाले का जो पाथ है वो वैक्यूम वाले से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा वो दिखा बता सकते हैं यहाँ से? कितना ज्यादा होगा ये? व्हाट इज पाथ डिफरेंस? टी माइनस टी। म्यू टी माइनस टी होगा, ठीक है ना? टी म्यू माइनस 1। हाँ वही म्यू माइनस 1 इंटू टी। बस नोट कर लो इतना, यही। तो हम नीचे बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल पाथ is the path traveled by a ray, या वेव लिखना चाहिए, by a wave in vacuum during the same time which is spent in traveling in a denser medium, which is spent in traveling in a denser medium. तो ऑप्टिकल पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और पाथ ट्रेवल्ड इन वैक्यूम कितने टाइम में? इन द सेम टाइम विच इज स्पेंट इन डेंसर मीडियम, ठीक है ना? तो ऐसे बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल पाथ ऑफ रे 2, तो ऑप्टिकल पाथ ऑफ रे 2 जो होगा वो म्यू टी होगा, और ऑप्टिकल पाथ ऑफ रे 1 बनेगा टी। तो ये हो गया x2, ये हो गया x1। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस? तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो ये आएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ये एक छोटा सा रिजल्ट चाहो तुम याद रखो कि अगर कोई एक रे वैक्यूम में जा रही है और दूसरी डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इसकी वजह से उनमें जो पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा, दैट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। निकाला कैसे वो मैंने सामने दिखाया हुआ है, कोई डाउट है बताओ? देखो ध्यान से, अभी तक इसके पहले हम लोग सिर्फ पार्ट डिफरेंस बोलते आ रहे थे, क्योंकि पार्ट डिफरेंस ज्योमेट्रिकल बोलो या ऑप्टिकल बोलो सेम था, क्योंकि दोनों रे सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही थी। अभी आगे क्या होने वाला है, आगे जो वेरिएशन है उसमें ऐसा हो सकता है कि एक रे वैक्यूम से जा रही हो और दूसरी जो स्लिट है वो डेंसर मीडियम से जा रही हो, तो उस केस में दोनों में कुछ पाथ डिफरेंस आ जाएगा डेंसर और वैक्यूम की वजह से। तो वो जो पार्ट डिफरेंस है वो ये वाला पार्ट डिफरेंस है, ठीक है ना? तो आगे जो हमें काम आएगा, जो यूज करना है, वो ये वाला बॉक्स है जो मैंने लिख रखा है। इसमें कोई इसको निकाला कैसे वो देख लो। What is mu minus 1 into t? When a ray is traveling in vacuum
and when a ray is traveling in a denser medium. तो path difference due to this particular case. देखो नोट कर लो. अब इस पॉइंट को हमको YDAC में कैसे चेंज करना है, क्या इंट्रोड्यूस करेंगे हम, वो देखो ध्यान से. ठीक है, तो YDAC सेटअप बनाते हैं. S1 हो गया, S2 हो गया, ये बाइसेक्टर वाली लाइन हो गई, और इधर स्क्रीन हो गई. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पहले की तरह d है, स्मॉल d, और स्क्रीन और स्लिट प्लेन के बीच में डिस्टेंस हो गया कैपिटल D. ठीक है, अब इस बार हमने क्या किया है कि इस S1 के आगे, इस S1 के आगे एक थिन प्लेट हमने लगा दी है जिसका थिकनेस T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और हमें देखना है कि इसका इस पैटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. ये जो O है ये y=0 वाला पॉइंट है. ठीक है, तो देखो प्रोसीड वैसे ही करते हैं. एक लाइट रे हम लोग S2 से निकालेंगे और एक लाइट रे हम लोग S1 से निकालेंगे, और ये दोनों लाइट रे पॉइंट P पे मीट कर रही हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, तो भाई सबसे पहला काम क्या है, तो सबसे पहला काम है पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस को हम लोग इस बार लिखेंगे डेल्टा x एंड इट इज इक्वल टू S2P माइनस S1P. अब एक बात ध्यान देखो, जो S1P हमको दिख रहा है, ये जो पाथ है, ये S1P तो ज्योमेट्रिकल पाथ है, लेकिन इसका ऑप्टिकल पाथ कुछ और होगा ना. तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा लिखने में भी अलग लिखेंगे. इसको हम लोग इस बार ऐसे लिखेंगे S1P डैश. देखो पहले ये स्टेप क्लियर है, क्योंकि S1 से जो रे निकल रही है वो किसी और मीडियम से भी होके जा रही है, तो S1P को मैंने S1P ना लिख के S1P डैश लिख दिया है. बोलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे. हाँ सर आपने S1P डैश इसलिए लिखा ना क्योंकि दूसरे मीडियम में जा रहा है. ऐसे तो जो S2 से लाइट आ रही है वो भी तो दूसरे मीडियम से जा रही है. तो वो तो वैक्यूम में जा रही है ना. अच्छा, तो मतलब वैक्यूम के अलावा हमने चेंजिंग करी है हाँ, क्योंकि मतलब ऑप्टिकल पाथ के लिए. हाँ, बाहर का मीडियम वैक्यूम है या एयर है, तो हम उसी से कंपेयर कर रहे हैं. यस सर, थैंक यू सर. तो डेल्टा XP बन जाएगा S2P माइनस, अब देखो इस S1P को हम लोग क्या लिखेंगे, S1P लिखेंगे, और प्लस इसमें उतना और ऐड कर देंगे जो कि T की वजह से इंट्रोड्यूस होना चाहिए था. मतलब S1P को S1P लिखा और प्लस उसमें एक्स्ट्रा जो पार्ट डिफरेंस था वो हम S1 में ऐड करेंगे. तो ये स्टेप क्लियर है या नहीं, बताओ. हाँ सर क्लियर है. बस इसके बाद और कुछ नहीं करना है, बाकी काम फिर से वैसे ही सेम टू सेम. अब एक अगले स्टेप में क्या करो, S2P माइनस S1P अलग कर लो, बाकी जो है उसको अलग रख दो जो भी आया, और S2P माइनस S1P को हम लोग क्या लिख देते हैं, याद करो. S2P माइनस S1P क्या होता है, D साइन थीटा. तो डेल्टा x एट पॉइंट P बन जाएगा D साइन थीटा और माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी. तो इसको यहीं छोड़ दो. अब अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है, जैसे कि डिफॉल्ट YDAC में होता है, इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा tan थीटा. और थीटा कौन सा एंगल है मालूम है ना, थीटा कौन सा एंगल है, थीटा ये वाला एंगल है जो इनका P पॉइंट का एक तरह से एंगुलर पोजीशन है. तो अगर ये y है और ये कैपिटल D है तो tan थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y अपॉन कैपिटल D. तो यहाँ से डेल्टा x P पॉइंट पे आ जाएगा YD अपॉन कैपिटल D माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी. ठीक है ना, बस इतना प्रोसेस है जो अलग है.
इसके बाद का काम एकदम कॉमन है, जैसे पहले करते थे वही काम यहाँ भी करना है। अब क्वेश्चन में ये होगा कि हमको क्या निकालना है, हमको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज निकालना है, हमको फर्स्ट डार्क फ्रिंज निकालना है, कुछ भी निकालना है। तो जैसे अगर हम लोग ब्राइट फ्रिंज की बात करें और ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, जनरल वैल्यू, क्यों भाई, फॉर ब्राइट फ्रिंज और मैक्सिमा डेल्टा एक्स की वैल्यू होनी चाहिए एन लैम्डा होना चाहिए। तो इसको इक्वल कर देते हैं वाई डी अपॉन कैपिटल डी एंड माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी। तो यहाँ से तुम सॉल्व करके अगर y निकालोगे, y ब्राइट फ्रिंज, तो ये आएगा निकल के n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी एंड प्लस म्यू माइनस वन टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बताओ ये जो लास्ट स्टेप किया अभी ये क्लियर है? डेल्टा एक्स निकाला, डेल्टा एक्स निकालने के बाद अगर हमें ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे, एन लैम्डा। तो डेल्टा एक्स को एन लैम्डा लिख दिया। अब हमको ये पता करना है कि ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगी, यानी कि वाई निकालना है, तो वाई की वैल्यू निकाल दी। देखो ध्यान से, इसी तरह से डार्क के लिए निकालो। फॉर डार्क फ्रिंजेस यानी कि मिनिमा, तो मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स क्या लिखेंगे, मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स बनेगा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 और इसको इक्वल करेंगे वाई डी अपॉन डी माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी। तो यहाँ से वाई डार्क फ्रिंज अगर निकालोगे तो ये आएगा 2n प्लस वन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d एंड प्लस म्यू माइनस वन टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। देखो तो ये वाई डार्क फ्रिंज आ रहा है। ये जो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज निकल के आया है, अगर हम इसको अपने डिफॉल्ट वाले वाईडीएसई के रिजल्ट से कंपेयर करें तो मुझे देख के बताओगे कि क्या चेंज हुआ है प्लेट के रखने से, क्या चेंज आया हमारे फाइनल रिजल्ट में? माइनस वन टी इंटू डी बाई डी ऐड हो गया, ये वाला पार्ट जो है ये ऐड हो रहा है और दोनों में ही ऐड हो रहा है। तो देखो ऐड होने का मतलब ये बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो ऊपर चला गया है, शिफ्ट हो गया है। भाई वाई कोऑर्डिनेट में ये तो पहले से ही आ रहा था, ये और ये पहले से ही था, और ये पार्ट इन दोनों में ऐड हो रहा है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इतना पार्ट जो है वो पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है। तो प्लेट रखने से पहले और प्लेट रखने के बाद क्या हो रहा है, बस सिंपल इतना तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जा रहा है। बस इसको तुम चाहो तो लास्ट में नोट कर लो। तो इट इज क्लियर that after placing slab mu comma t, the whole fringe pattern shifts upward by mu minus वन t कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बताओ, अच्छा मैंने अपवर्ड लिखा है, तो अपवर्ड तो इस केस में है, तो याद रख सकते हो कि अगर मान लो हमने ऊपर लगाया है प्लेट तो ऊपर की तरफ शिफ्टिंग हो रही है, अगर यही प्लेट नीचे लगाई होती तो शिफ्टिंग नीचे की तरफ हो जाती। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट में number of fringes crossing the center of screen due to shifting। अब देखो शिफ्टिंग हुई है तो उस शिफ्टिंग से क्या होगा कि कुछ फ्रिंजेस ऊपर निकल गई, तो सेंटर ऑफ स्क्रीन को क्रॉस कितनी कर गई, तो कितनी क्रॉस कर गई उसको हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल शिफ्टिंग क्या हुई है और अपॉन फ्रिंज विड्थ क्या है, यानी कि दो फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस क्या है।
तो यहाँ से अगर निकालोगे तो शिफ्टिंग की वैल्यू है म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और फ्रिंज विड्थ की वैल्यू तो चेंज हुई नहीं है, कि हुई है बताओ? दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट या दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था वही है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा पैटर्न सर्टेन अमाउंट से शिफ्ट हो रहा है, तो वो जो अमाउंट है वो हर एक फ्रिंज के लिए सेम है। तो सभी अपनी अपनी जगह से अगर 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई, तो दो के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ से n इक्वल टू म्यू माइनस 1 टी अपॉन लैम्डा। और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑर्डर ऑफ फ्रिंज एट सेंटर ऑफ स्क्रीन। कई बार ये होगा कि सेंटर पे कौन सी फ्रिंज बन रही होगी, क्योंकि जब शिफ्ट हो गई तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो ऊपर निकल गई, तो सेंटर ऑफ स्क्रीन यानी y इक्वल टू 0 पे कौन सा फ्रिंज बन रहा है, तो ये n की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें बताएगी कि y इक्वल टू 0 पे कौन सा फ्रिंज बन रहा है। ठीक है ना? 5 आ रहा है n का वैल्यू, मतलब फिफ्थ ब्राइट बन रहा होगा। 5.5 आ जाएगा तो इसका मतलब है सिक्स्थ ब्राइट बन रहा है, सिक्स्थ डार्क बन रहा है वहां पे। तो n का वैल्यू बताएगा हमको कि सेंटर ऑफ स्क्रीन पे क्या बन रहा है, तो इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ फ्रिंज एट सेंटर ऑफ स्क्रीन। और ये भी नोट कर ही लो कि फ्रिंज विड्थ में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। There is no change in fringe width. There is no change in fringe width. तो ये फाइनल इसके रिजल्ट्स हो गए, देख लो एक बार। बोलो कोई पॉइंट मुझे दोबारा बताना है। ऐसे समझ लो कि वो जो ग्राफ था कॉस स्क्वायर फंक्शन, वो पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। कितना डिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है वो ध्यान रखो, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली हो जाएंगे। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा ऊपर कर सर ये S1P डैश हाँ S1P प्लस मी माइनस 1T पे से समझा दिए तो इसमें मैंने ये बोला कि इसके लिए जो ऊपर मैंने पढ़ा ये किया है वो देख लो। एक रे जो वैक्यूम में जा रही है और एक रे जो डेंसर मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहे हैं यानी बी डैश और सी डैश, ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया। तो पॉइंट 2 का जो पाथ है वो म्यू टी है और पॉइंट 1 का जो पाथ है वो टी है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो ये डिफरेंस है म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक रे वैक्यूम में जा रही है और एक रे म्यू टी से होके आ रही है, तो इसका जो पाथ है वो इससे थोड़ा ज्यादा है। कितना ज्यादा है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, ओके सर जी यस डेल्टा एक्स निकाला है, बस समझ लो डेल्टा एक्स निकालना ही मेन काम है। इसके बाद का प्रोसेस तो कॉमन है, ये तो वही सेम काम कॉमन किया है जो हमेशा करते आ रहे हैं, और ये उसके रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। देखो क्वेश्चन, सपोज S1 S2 और सामने स्क्रीन हो गया। इस बार हम लोगों ने एक स्लैब S1 के आगे भी लगाया है और एक स्लैब S2 के आगे भी लगाया है।
S1 के आगे जो लगाया है वो म्यू कॉमा 2t है और S2 के आगे जो लगाया है वो 2 म्यू कॉमा t है। ठीक है, दोनों के आगे स्लैब लगे हुए हैं। तो हमें निकालना है फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज y coordinate of central bright fringe with respect to center O of screen। निकालो, प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। देखो सर, प्रोसेस वैसे ही लगाओ कि जब हम डेल्टा एक्स लिखेंगे P पॉइंट पे, तो डेल्टा एक्स एट पॉइंट P को लिखेंगे S2P डैश माइनस S1P डैश। इस बार मैंने दोनों में ही डैश ले लिया क्योंकि दोनों के आगे प्लेट लगी हुई है। तो S2P डैश को जब हम ओपन करेंगे तो इसको लिखेंगे S2P प्लस, ध्यान से देखना, 2 म्यू माइनस 1 इंटू टी, और S1P डैश को ओपन करेंगे तो लिखेंगे S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू 2t। देखो ध्यान से, तो इसमें एक काम करो, S2P माइनस S1P अलग कर लो। इसके अलावा बताओ क्या बच रहा है? प्लस बच रहा है, माइनस बच रहा है? माइनस टी बच रहा है ना, नहीं प्लस टी बच रहा है। देखो, और S2P माइनस S1P को हम लोग लिखेंगे d साइन थीटा, और बाई डिफॉल्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई डी अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ से हमको डेल्टा एक्स मिलेगा वाई डी अपॉन कैपिटल डी डेल्टा एक्स P पॉइंट पे एंड प्लस टी। यहाँ तक कोई डाउट है? बताओ इक्वेशन 1 तक बोलो। इतना काम तो करना ही करना है, कुछ भी क्वेश्चन में पूछा हो यहाँ तक तो करना ही है। अब देखो पूछा क्या हुआ है, हमसे पूछा हुआ है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो ये बताओ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स क्या होता है? फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज डेल्टा एक्स इज 0। तो डेल्टा एक्स को 0 करो तो यहाँ से वाई डी बाई डी प्लस टी आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आई माइनस टी इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये आंसर हो गया। देखो बताओ, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो ट्राई। देखो इसमें हाँ सर, स्टार्टिंग वैसे ही करनी है, ठीक है। एक हो गया S1, एक हो गया S2, और ये हो गया सेंटर ऑफ स्क्रीन, ठीक है, पॉइंट O। और एक स्लैब हमने S1 के आगे लगाई है और एक स्लैब S2 के आगे लगाई है। S1 के आगे जो लगाई है उसका 1.4 t है और S2 के आगे जो लगाई है वो 1.7 t है। ठीक है, छोड़ दो ऐसे ही, बस स्टेप्स वैसे ही लिखो। डेल्टा एक्स P पॉइंट पे लिखना होता है तो क्या करते हैं, S2P डैश माइनस S1P डैश। इसके बाद S2P को अगर ओपन करेंगे तो लिखेंगे S2P प्लस, प्लस लिखेंगे इसको म्यू माइनस 1 इंटू टी, एंड माइनस S1P डैश को ओपन करेंगे तो S1P प्लस ये हो जाएगा 1.4 माइनस 1 इंटू टी। देखो ध्यान से, तो यहाँ से S2P माइनस S1P तो अलग कर लो। इसके अलावा बताओ क्या बचता है, प्लस बच रहा है माइनस बच रहा है? माइनस का। प्लस बचेगा, हाँ सर, प्लस। प्लस 0.3t बच रहा है। और इस क्वांटिटी को हम लोग बाई डिफॉल्ट क्या लिख देंगे, वाई डी बाई डी
तो यहाँ से तुमको डेल्टा एक्स मिल गया P पॉइंट पे y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D एंड प्लस 0.3t। अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या पूछा है। यहाँ तक का काम तो कॉमन है, करना ही करना है। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है, ध्यान से पढ़ो कि द पॉइंट ऑन स्क्रीन वेयर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वाज फॉर्म्ड बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास शीट्स इज नाउ ऑक्यूपाइड बाय फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। मतलब ये हुआ कि अब एट y इक्वल टू 0 डेल्टा x की वैल्यू प्लस माइनस 5 लैम्डा है। बोलो, क्योंकि फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, अब ये तो नहीं पता ना कि फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऊपर वाली है या नीचे वाली है, क्योंकि दो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज होती है, तो मैंने इसलिए प्लस माइनस ले लिया है। बाद में हम एक हटा देंगे जो नहीं होगा। तो जरा y0 रखो, यहाँ पे क्या आएगा, तो y0 रखोगे तो राइट हैंड साइड प्लस है, तो प्लस ले लो, इसमें से माइनस हटा दो। ये हो जाएगा 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0 प्लस 0.3t। तो यहाँ से तुम्हें t निकालना था, तो 5 इंटू 4800 अपॉन 0.3, तो ये आंसर आ जाता है 8 माइक्रोमीटर। कर लिया था सभी ने, बताओ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, और एक देखो इसी तरह का है, एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर है। देखो नेक्स्ट, अब इसमें क्या है ना, काफी सारा काम तो कॉमन है, मतलब इक्वेशन 1 तक का तो काम कॉमन ही हो गया, तो वैसे ही देख लो। इक्वेशन 1 तक का तो वही काम है, सेम काम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अलग है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है, इट इज फाउंड दैट द पॉइंट P ऑन स्क्रीन वेयर सेंट्रल मैक्सिमा फेल बिफोर, मतलब कि सेंटर ऑफ स्क्रीन बिफोर द ग्लास प्लेट वर इंसर्टेड नाउ हैज 3/4 ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी। मतलब कि ये जो पॉइंट P है सेंटर ऑफ स्क्रीन y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पहले जो इंटेंसिटी थी प्लेट्स रखने के बाद की इंटेंसिटी उसका 3/4 है। तो इसका मतलब I रिजल्टेंट जो है क्या वो 3I0 है, जबकि मैक्सिमम 4I0 होती है। ये क्लियर है, बताओ। पहले वहां 4I0 थी, अब वहां पे 3/4 है, तो 3/4 ऑफ 4I0 बिकम्स 3I0। तो यहाँ से तुम जरा डेल्टा फाई निकालो, क्या मिलेगा भाई, कॉस हो जाएगा √3/2। √3/2 का मतलब हुआ π/3, तो डेल्टा फाई की वैल्यू 2π/3 आएगी। आ रही है क्या, क्यों भाई। तो यहाँ से जो डेल्टा एक्स आएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी, देखो ध्यान से, λ/6 आएगा क्या, लेकिन ये जो λ/6 है ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। सारी वैल्यूज लिखें अगर, तो लैम्डा प्लस माइनस λ/6, 2 लैम्डा प्लस माइनस λ/6 एंड सो ऑन, ये उसकी जनरल वैल्यू आएगी। अब इनमें से कौन सी वैल्यू लेनी है उसके लिए उसने कुछ और भी दे रखा है। इट इज फर्दर ऑब्जर्व फिफ्थ मैक्सिमम लाइज बिलो पॉइंट P while the sixth minimum lies above point P। तो देखो फिफ्थ मैक्सिमम का मतलब होगा कि डेल्टा x इज 5 लैम्डा, और सिक्स्थ मिनिमम का मतलब होगा कि डेल्टा x इज 5.5 लैम्डा। तो क्या दिया हुआ है कि पॉइंट P जो है वो इन दोनों के बीच में है। तो अब इनमें से बताओ कि ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हुई है, इनमें से कौन सी वैल्यू ली जाए जो इन दोनों के बीच में हो, क्यों भाई। इन सारी जनरल वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू ली जाए जो 5 लैम्डा और 5.5 लैम्डा के बीच में पड़े, क्योंकि पॉइंट P के ऊपर नीचे फिफ्थ मैक्सिमम और सिक्स्थ मिनिमम है। क्या लिखा जाए, 5 लैम्डा प्लस λ/6 आएगा।
5 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 6 एंड दिस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, तो इक्वेशन 1 में y 0 कर दो, तो y 0 करोगे तो ये 0.3 t के इक्वल आ जाएगा। तो t की वैल्यू देख लो क्या आ जाती है, तो ये 31 लैम्डा अपॉन 6 इंटू 0.3 आ जाएगा। तो देख लो क्या आंसर आता है, ये आंसर हो जाएगा। ये 9.3 माइक्रोमीटर आता है। बताओ क्लियर है या नहीं, बताओ। इक्वेशन 1 तक का तो क्वेश्चन कॉमन ही है, इतना काम एक्स्ट्रा है। पहले तो इंटेंसिटी निकाली, क्योंकि वो कह रहा है 3/4 है, 3/4 ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी। तो ओरिजिनल इंटेंसिटी वाज 4I0, तो उसका 3/4 हो गया 3I0। तो 3I0 4I0 करके 5 निकला, 5 से डेल्टा एक्स निकला। तो डेल्टा एक्स 5 बाई लैम्डा बाई 6 आएगा, लेकिन लैम्डा बाई 6 इसकी एक वैल्यू है, रिपीटिंग वैल्यूज होंगी ना, तो रिपीटिंग वैल्यू सारी लिखेंगे तो ये बनेगी। अब इनमें से कौन सा लेना है उसके लिए उसने और भी दे रखा है कि 5 लैम्डा और 5.5 लैम्डा के बीच में है। ठीक है, क्लियर है, बोलो। इसमें एक और हम लोग जनरल केस लिख लेते हैं। जनरल केस ऐसे है कि सपोज S1 S2, ठीक है, और इधर ये स्क्रीन हो गई। सपोज इसके सामने हमने एक प्लेट लगाई हुई है और एक प्लेट इसके सामने लगाई हुई है। ये जो प्लेट लगाई हुई है ये μ1 T1 है, और ये जो प्लेट लगाई है ये μ2 T2 है। ठीक है, और एक खास बात, और खास बात ये कि इसका बाहर का जो मीडियम है, सपोज वो वैक्यूम नहीं है, तो सपोज बाहर भी कोई और मीडियम ले लेते हैं, तो ये जो मीडियम है ये हो गया म्यू सराउंडिंग। बोलो। और एक खास बात कि सपोज इधर से जो लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है ना, ये जो लाइट आ रही है, इधर का मीडियम भी कुछ और ले लेते हैं, मतलब सब जनरल केस है, इधर का मीडियम भी कुछ और ले लेते हैं। सपोज इधर का मीडियम है μ0, ठीक है, और हमें इसका ये जो वेवलेंथ है ये लैम्डा नॉट दिया हुआ है। तो ये जो लैम्डा नॉट है इज विद रिस्पेक्ट टू मीडियम μ0, मतलब लैम्डा नॉट जो वेवलेंथ है, क्योंकि वेवलेंथ भी जो दी हुई है वो कौन से मीडियम में दी हुई है ये इंपॉर्टेंट है ना। तो उधर का मीडियम μ0 है और उसमें उसकी वेवलेंथ लैम्डा नॉट दी हुई है। तो अब इस केस में हमको क्या करना होगा, तो ध्यान से देखना, जब हम P पॉइंट पे डेल्टा एक्स लिखेंगे तो वैसे ही चलते हैं आगे, S2P डैश माइनस S1P डैश, ठीक है। तो डेल्टा एक्स एट पॉइंट P, S2P डैश को हम लोग ओपन करेंगे तो लिखेंगे S2P प्लस। अब याद करो मैंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ही बताया था कि जैसे कोई लेंस है, अगर हम उसको किसी और मीडियम में ले जाएं तो सराउंडिंग मीडियम की रिस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं,
मतलब कई सारे फॉर्मूले थे जो हमने वैक्यूम में डिराइव किए थे, फिर अगर हम उसी को सराउंडिंग मीडियम में रख दें तो क्या चेंज करते थे, याद है? डिवाइड बाय म्यू से डिवाइड करते थे। हम लोग म्यू को रिप्लेस कर सकते थे म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग, याद है? यस सर। या फिर म्यू ग्लास स्लैब अपॉन म्यू सराउंडिंग। तो वही काम यहाँ भी करना है। तो यहाँ जहां पे म्यू होना चाहिए, इनफैक्ट म्यू1 होना चाहिए या म्यू2 होना चाहिए, उस म्यू2 को म्यू2 ना लिख के हम म्यू2 अपॉन म्यूएस लिख देंगे। तो S2P प्लस, ध्यान से देखना, म्यू2 अपॉन म्यूएस -1 इंटू T2 एंड माइनस इसी तरह S1P प्लस क्या लिखेंगे, म्यू1 अपॉन म्यूएस -1 इंटू T1। देखो तो ये आ जाएगा, अलग से निकालेंगे तो S2P माइनस S1P, बोलो, एंड प्लस म्यू2 अपॉन म्यूएस -1 इंटू T2 एंड माइनस म्यू1 अपॉन म्यूएस -1 इंटू T1। और इसको हम लोग लिख देंगे d साइन थीटा, और d साइन थीटा को लिख देंगे YD अपॉन D। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये जो हम डेल्टा x निकाल रहे हैं, ये डेल्टा x निकाल रहे हैं हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम म्यू इक्वल टू म्यू एस। किसके रिस्पेक्ट में निकाला है इसको, सराउंडिंग मीडियम म्यू इक्वल टू म्यू एस। तो जब हम इस डेल्टा x को डेल्टा फाई में बदलेंगे, तो डेल्टा फाई में लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये जो लैम्डा है ये किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तो ये लैम्डा भी उसी मीडियम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में ये डेल्टा एक्स है। मतलब डेल्टा एक्स जिसके रिस्पेक्ट में है, ये लैम्डा भी उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो ये लैम्डा भी यहाँ पे लिखेंगे शुड बी इन मीडियम म्यू एस। क्यों भाई, तो म्यू एस मीडियम में लैम्डा कैसे निकालेंगे, अगर हमको म्यू नॉट मीडियम में लैम्डा पता है तो, क्यों भाई? तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि म्यू नॉट लैम्डा नॉट इज इक्वल टू म्यू एस लैम्डा एस। ये यूज कर सकते हैं हम लोग। म्यू इंटू लैम्डा, लैम्डा जो है वो म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे लैम्डा एस आएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो ये डेल्टा एक्स आ जाएगा, तो डेल्टा फाई आ जाएगा, और डेल्टा फाई आने के बाद रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें किसी भी पॉइंट पे निकालनी है, तो वो हो जाएगी 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। देख लो, मतलब मोस्ट जनरल केस है। लैम्डा भी किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, बाहर भी कोई और मीडियम है, म्यू1 म्यू2 भी कुछ और है, T1 T2 भी कुछ और है, क्या होगा? ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो हम लोगों ने डेल्टा एक्स लिखा है ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। इसमें कोई डाउट है, बताओ? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम अगर चाहिए, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम अगर निकालना है, तो उसको हम लोग डेल्टा एक्स पी जो हमने निकाला हुआ है उसको म्यू एस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम लोग लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई कर सकते हैं। और ये लैम्डा कहाँ पे लेना चाहिए हमको, इसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ऊपर जो पार्ट डिफरेंस लिखा हुआ है डेल्टा एक्स, ये मीडियम म्यू के रिस्पेक्ट में, म्यू एस के रिस्पेक्ट में। तो अगर हमसे कहा जाए कि इस पार्ट डिफरेंस को हमें वैक्यूम में कन्वर्ट करना है, तो हमें मालूम है कि म्यू एस के रिस्पेक्ट में अगर ये निकाला हुआ है तो इसमें म्यू एस मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे,
क्योंकि अगर वैक्यूम में टी डिस्टेंस है, म्यू मीडियम में अगर टी डिस्टेंस है तो उसका ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, म्यू टी होता है। तो डेल्टा एक्स में म्यू का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये कि डेल्टा फाई हम लोग निकाल चुके हैं, तो डेल्टा फाई जो भी वैल्यू आई है उसमें लैम्डा अपॉन 2 पाई कर दो। लैम्डा कौन सा लेना, वैक्यूम वाला। अभी नोट कर लो, यूज करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तुम्हें काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है ना, तो पढ़ाने वाला तो इतना ही पॉइंट है इसमें, तो आगे तुम इसमें क्वेश्चंस करना।